हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने साइलेंट फीचर्स किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में चल रहा है आपका। तो इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में हमने कल साइलेंट फीचर्स किए थे। तो कौन कौन से हमने साइलेंट फीचर्स कर लिए थे तो उसको देख लेते हैं। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया था। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ तक हमने साइलेंट फीचर्स कवर किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विद फंडामेंटल राइट्स। वन सेकेंड। फंडामेंटल राइट, यस। तो फंडामेंटल राइट को पार्ट थर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है टोटल। पार्ट थर्ड में इनको इंक्लूड किया गया है और ये फंडामेंटल राइट इंडिया के सारे सिटीजन को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट इंस्पायर्ड किए गए हैं बिल ऑफ राइट ऑफ द यूएसए से। ये लिमिटेशन देता है एग्जीक्यूटिव को और बचाता है टायरनी से। टायरनी मीन मोनार्की होने से बचाता है कि देश में मोनार्की ना फैल जाए। जस्टिएबल इन नेचर, नेचर में जस्टिएबल है। इन्फोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा। अगर किसी का फंडामेंटल वॉयलेट होता है तो वो सीधे कोर्ट में जाके अपना फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट प्रोवाइड करता है। अगर अग्रीव्ड पर्सन है वो अपने रिस्टोरेशन कर सकता है अपने राइट्स की। तो ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये कटेल है और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट। मीन्स कि पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है, इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ये अनटचेबल नहीं है, मीन ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट चेंजेस कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल पहले फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। फिर एक फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया, वो रिमूव किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया और उसको शिफ्ट किया गया आर्टिकल 300A में। यहाँ पर बोला गया कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, ये वर्ड आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं एक एक करके हमारे फंडामेंटल राइट। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप साइलेंट फीचर के बिहाफ पर इनको याद रखें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 से 30 तक। और एक लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो वो आपका आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो हमारे साइलेंट फीचर में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड से लिया गया है। इसको पार्ट 4 में ऐड किया गया है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डीपीएसपी को नोवल फीचर्स बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये गाइड करती है स्टेट को पॉलिसी मेकिंग के लिए इकोनॉमिक रिलेटेड और सोशल डेमोक्रेसी के रिलेटेड। और ये कहा जाता है कि जो डीपीएसपी हैं वो स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करते हैं इंडिया में। डीपीएससी नॉन जस्टिएबल है नेचर में और नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डीपीएसपी जो है वो वॉयलेट हुआ है तो मैं कोर्ट के पास जाऊं, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिएबल है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3। सोशलिस्टिक का मतलब क्या है कि इक्वल पे मिलेगी इक्वल काम के लिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, काम के बिहाफ पर आपको पेमेंट मिलेगी। गांधीयन क्या प्रमोट करते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज को। लिबरल इंटेलेक्चुअल का क्या मीन है कि इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है। दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये कहाँ फंडामेंटल है? कंट्री की गवर्नेंस में। और ये ड्यूटी है स्टेट की कि अप्लाई करे इन प्रिंसिपल को लॉज बनाने के लिए। उसके बाद ये मोरल ऑब्लिगेशन भी इम्पोज करती है स्टेट की अथॉरिटीज़ पर, उनकी एप्लीकेशन पर, उनके काम पर, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया तो कुछ भी बना दिया, ये मोरल ऑब्लिगेशन भी लगाते हैं। बट द रियल फोर्स सैंक्शन, इसके पीछे रियल फोर्स के पीछे कौन है? पब्लिक ओपिनियन काम करती है। जैसे एक केस आया था मिनरेवा मिल केस 1980, जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फाउंड किया था कि बैलेंस बना के चलेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तभी ये अच्छे से वर्क कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 इमरजेंसी पीरियड के दौरान इसको ऐड ऑन किया गया। और ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रशिया से लिए गए हैं। ओके, पहले टोटल फंडामेंटल राइट थे 10, फिर एक ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 2002 में, जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी 11 को ऐड ऑन किया गया पार्ट 4A में। ओके, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो हमारे जो पार्ट 4 है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है। फंडामेंटल ड्यूटी ये रिमाइंडर देती है सिटीज़न को कि अगर वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनको अपनी ड्यूटीज़ के प्रति भी कॉन्शियस होना चाहिए, कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, और जो अपने फेलो सिटीज़न हैं उनके प्रति। ओके, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, वो ड्यूटी थी कि हर पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा जो 6 से 14 इयर्स का है। ओके, हर गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। और आर्टिकल इंडिया में ऑफिशियल, हाँ ये तो नेक्स्ट आ गया सेक्युलर स्टेट। तो हमारा नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स है सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इम्पार्शियली किया जाता है, मीन पार्शियली नहीं किया जाता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, स्टेट कभी भी रिलीजन अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक उसको सोशल रिफॉर्म ना लाने हो। ठीक है, और ये वर्ड जो है सेक्युलर वर्ड, ये प्रेम्बल में भी ऐड ऑन किया गया है। और भी काफ़ी सारे हमें राइट्स हैं, हम राइट्स मिले हुए हैं रिलीजन से रिलेटेड, तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ। देन नेक्स्ट हमारा साइलेंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एडल्ट सफ्रेज। तो हर एक सिटीज़न जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट करने का अधिकार है इलेक्शन में। ये आर्टिकल 326 में ऐड है, मेंशन किया गया है। इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और इनकम। मीन इस सबसे बाहर होकर वोटिंग राइट दिया हुआ है, ना तो कास्ट और क्रीड के बिहाफ पर कुछ बोला जाएगा। मीन हर एक इंसान इक्वल है वोटिंग के दौरान। वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी 21 से
18 बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है 1989। तो आप सब ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 88 में हुई थी, पर ये लागू 1989 में किया गया था। ओके, देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एनहेंस करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को और कॉमन पीपल की डिग्निटी को भी बरकरार रखते हैं। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को काफ़ी टफ लगा था, बोल्ड एक्सपेरिमेंट था अपने देश में लाने का, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें वास्ट साइज है, डिफरेंट इक्वालिटी पाई जाती है, आई मीन डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, हाई पॉवर्टी थी, ओवरवेलमिंग लिटरेसी थी, तो उनके लिए ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड बेस्ड था, ठीक है। बट ये सक्सेसफुल हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका है साइलेंट फीचर सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजन देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, पावर को डिवाइड कर रखा है, ड्यूल पॉलिटी सिस्टम चलता है सेंटर और स्टेट में, बट फिर भी एक सिंगल सिटीजन है सभी के लिए, वो है इंडियन सिटीजनशिप। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में सेंटर की भी सिटीजनशिप होती है और स्टेट में भी सिटीजनशिप होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप यूनिफॉर्म राइट फॉर ऑल पीपल, ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लोगों को यूनिफॉर्म राइट देता है। ओके, तो इंडिया काफ़ी टाइम से विटनेस रहा है कम्युनल राइट का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, कास्ट वॉर का, लिंग्विस्टिक क्लैशेस का, एथनिक डिस्प्यूट्स का। तो सिंगल सिटीजनशिप की वजह से ये काफ़ी रिमूव हुआ था। ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन ही नहीं रखता गवर्नमेंट में, इसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी को इस्टेब्लिश कर रखा है, जैसे इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए कंट्री में। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जो जनरल ऑफ इंडिया टू एडल्ट, जो अकाउंट देखेगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का। और यूपीएससी और स्टेट के लेवल पर पीएससी मीन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे बॉडीज़ को इंडिपेंडेंट रखा है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। देन इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि सेंटर ओवरराइड कर सकता है नॉर्मल फेडरल स्ट्रक्चर को क्राइसिस के दौरान। जब सेंटर को लगे कि स्टेट सही से काम नहीं कर सकता, तो देन वो इमरजेंसी अप्लाई कर सकता है। रैशनैलिटी बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन की सेफ गार्ड करना है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है कि देश की प्रभुसत्ता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को बनाए रखना, यही इसका मेन कारण था। अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविज़न की, तो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रोविज़न देते हैं। और नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में पाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी बोला जाता है, आर्टिकल 356 में पाया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1975 की जो इमरजेंसी थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक नहीं लगी, तो बाकी 2 इमरजेंसी लगी है। आपने इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ कहाँ और कितनी बार ये इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की गई है हमारे देश में। ओके, तो नेक्स्ट साइलेंट फीचर है 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूल पॉलिटी सिस्टम है, प्रोविजन है पावर और स्टेट और सेंटर को, बट पहले ये फेडरल सिस्टम में ही काम करता था। फिर 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1992 में 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज सिस्टम इंक्लूड किया गया, रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको पार्ट 9 में ऐड किया गया। और 74 अमेंडमेंट की गई म्यूनिसिपैलिटी को लेके, जो शहरों में लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया, जो पार्ट 9A में ऐड ऑन किया गया।
ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी लास्ट हमारा जो फीचर है विच इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोटेक्शन दी गई कोऑपरेटिव सोसाइटी को और 3 तरह के चेंजेस किए गए। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट, और ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, आर्टिकल 90 में आता है। It included new DPSP on promotion of cooperative society। आर्टिकल 43B में इसको ऐड ऑन किया गया कि DPSP में भी आपको प्रमोशन दी जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। एक ऐड पार्ट 9 भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको टाइटल दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल, जिसमें 243ZH से लेके 243ZT तक आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड इलेबोरेट किए गए हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसको भी देख सकते हो कि मैंने ये सारे के सारे फीचर्स इस फ्लो चार्ट के ज़रिए याद रखे हैं। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपने सारे के सारे फंडामेंटल सारे के सारे साइलेंट फीचर अच्छे से समझ लिए होंगे, और आपको अगर कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेहराज मास्टरी क्लासेस। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो मेहरा मास्टरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।